महमल, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी से इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है और ख़ासकर ये वाली बात कि टाइमिंग पे बड़ा इशू उठा रहे हैं, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है? देखिए लीना, जो पीटीआई की तनकीद है वो तो बिल्कुल एक सियासी तनकीद है और सियासी तनकीद ही लग रही है। यानी कि बेसिकली हमने देखा कि पहले जिस तरह, और वो तो खैर कल आपके शो के अंदर काफ़ी डिटेल में उसकी डिस्कशन भी हुई कि ये बात तो हो नहीं सकती कि जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट है वो एडहॉक जजेस अगर 4 आ भी जाते तो वो तो उसके अंदर बेंच के अंदर बैठ भी नहीं सकते। तो एक ये रूमर्स थी ना, वो स्पेकुलेशन हो रही थी कि एडहॉक जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं, कि क्या ये रिजर्व सीट जजमेंट क्यों क्या आ गई है, तो इस वजह से फिर दो और भी जो चीज़ें जो हुकूमत इक़दामात की बात कर रही है, एक पीटीआई के ऊपर बैन लगाने की और दूसरा वो जो आर्टिकल 6 वाली चीज़ है, उसके ऊपर भी ये स्पेकुलेशन, एक सियासी स्पेकुलेशन थी कि ये एडहॉक जजेस जो हैं वो आकर क्या करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर अलीना अगर आप वुकला से बात करें तो ये सियासी तनकीद तो हो सकती है। हमने देखा है कि पीटीआई की एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी ये रही है कि इवन दो कोर्ट्स उनको रिलीफ दे रही है, और खासतौर पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट देखें तो पीटीआई को जो है मोस्टली रिलीफ ही मिल रहा है, लेकिन उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि प्रेशर बिल्डअप रखें। तो वो क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, वो इस तरह की बात भी करते रहते हैं, हालांकि फैसले उनके हक में भी आ रहे हो तब भी वो इस तरह की चीज़ कहते हैं। लेकिन अगर आप लॉयर्स से बात करें कि एडहॉक जजेस जो हैं क्या ये लगाने चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर मोस्टली जो लीगल एक्सपर्ट्स की राय है, ठीक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो ये है ये बिल्कुल हर्ट करता है एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट। दूसरी चीज ये है कि जो एक ये जो बात की जा रही है कि पेंडिंग केसेस की वजह से लगाया जा रहा है, तो पेंडिंग केसेस जो हैं वो नए एडहॉक जजेस लगाने से तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो रूट कॉज है, जो इशू है पूरी प्रॉब्लम का, वो तो ये है कि आपके बैकलॉग है क्यों, और उसके लिए तो आपको प्रॉपर जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। आपको याद होगा अलीना कि जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी जो इफ्तिखार चौधरी के टाइम भी, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे, ताकि जो ये बैकलॉग है, ये पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट्स रिफॉर्म होंगी, लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला आता है, तो पेंडिंग केसेस तो ऐसे खत्म नहीं होंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो तनकीद, जो सियासी तनकीद हो रही है इसके अंदर के जी ये शायद बेंच फिक्सिंग, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर हेल्प करेगी किसी तरीके से एडहॉक जजेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तो वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ये पावर ही, बाकी दो जजेस भी साथ है, मतलब बेंच कॉन्स्टिट्यूशन इतनी इस तरीके से तो नहीं वो कर सकते। और जहां तक ये सियासी केसेस और इनकी बात है, मेरिट के ऊपर हमने देखा है कि अभी तक जो है कोर्ट्स के अंदर फैसला हो रहा है। और जहां तक अगर अगर ये भी कोई बात करते हैं कि जी पीटीआई के ऊपर बैन के ऊपर, और वो चीज जो है उसको शायद एडहॉक जजेस करे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जज, वो एडहॉक हो या वो दूसरे हो, वो बैन को वैसे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो एक वैसे ही एक मजाक का खेज मूव जो है वो हुकूमत की तरफ से थी। शहजाद, ये जो बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से कि एडहॉक जजेस से बदएतमादी बढ़ेगी, क्या इसमें कोई वजन है? देखिए लीना, कल भी हमने इस पे कुछ हद तक बात की थी। एक मामला तो इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि आपका जब ये मामला नजरसानी पे जाएगा रिजर्व सीट वाला, तो इन एडहॉक जजेस की वजह से फायदा होगा, तो वो तो कल भी क्लियर कर दिया था कि ऐसा मामला नहीं है। अगर नजरसानी होती है तो वही 13 रुकनी बेंच जो है वो केस सुनेगा, ऐसा नहीं है कि एडहॉक जजेस में आके उनमें वो बैठ जाएंगे। दूसरा, फिर इस हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन हुई, क्योंकि ये खबर और जो पीटीआई को बैन करने की खबर है वो भी साथ साथ आई, तो उसमें भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद अगर कोई फुल कोर्ट बनता है तो उसमें फिर ये जजेस भी शामिल हो जाएंगे, और इससे जो है जो इस वक्त डिवीजन है वो उसका तनासब जो है वो बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई वाजे मुझे तो नहीं समझ आती कोई हकीकत है, क्योंकि कौन जज होगा जो इस वक्त इस तरह की बात करेगा कि इस केस को मेरिट पे सुनकर ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला दुरुस्त है। हम बड़ी डिटेल में इससे पहले बात कर चुके हैं कि साइफर केस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है। इसके अलावा जो केसेस की जिस बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका में कोई करारदाद मंजूर होती है कांग्रेस में, तो उस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई लीगल मेरिट है, इसलिए कोई भी जज हो, चाहे वो परमानेंट हो या एडहॉक जजेस हो, वो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई फैसला आ सकता है। तो ये तो मुझे लगता है कि मेयर स्पेकुलेशन है। एडहॉक जजेस के जो ऊपर तनकीद है उसमें इस तनकीद पे ही सबसे ज्यादा मेरिट है कि जो हमारे यहाँ परमानेंट जजेस हैं, तो उसमें अगर आप एडहॉक जजेस को शामिल करेंगे, उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो टर्म होता है, उसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर बहरहाल एक सवाल उठ सकता है। तो ये तनकीद मुझे वैलिड नजर आती है। लेकिन इन सब चीजों में आप एक बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि देखें सही है, हम भी कोई जजमेंट आया, किसी को ये तनकीद नहीं करनी चाहिए कि किस वजह से आई है, एक लीगल जो है उस पर आप डिस्कशन करें। बट पिछले कुछ सालों से ये तनकीद तो होती रही है बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास कितने मेजोरिटी है, उनके हम ख्याल जजेस कितने हैं। ये आपने देखा कि साकिब निसार के टाइम पे भी था,
ये बात जो है सईद खोसा साहब हों, उनके टाइम पे भी ये डिस्कशन चलती रही। बल्कि यही जो नून लीग है, बंदियाल साहब के टाइम पे बहुत ज्यादा ये बात होती रही और नून लीग उस वक्त ये बैठ के तनकीद करती थी कि हर बेंच पे जो है हम ख्याल जजेस को लगा दिया जाता है और इस वजह से जो है वो फैसले आ रहे हैं, तो इसमें बड़ा क्रिटिसिज्म उस वक्त होता रहा। तो ये बहस अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हुई है काजी फाइज ईसा के आने के बावजूद। जब ये बेंच बना था 13 रुकनी बेंच, उस वक्त भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि कितने जजेस ऐसे हैं जो कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ है, कितने ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं है। तो ये डिस्कशंस तो बहरहाल हो रही हैं। तो इस सारे मामले को उस तनाजुर में भी लोग देख रहे हैं कि अगर मजीद एडिशनल एडॉक जजेस आते हैं तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मेजॉरिटी है वो क्या रहेगी चीफ जस्टिस के पास या नहीं रहेगी। तो ये वो सिलसिला है जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स अदलिया की या जजेस के दरमियान या जो इस वक्त एक डिवीजन है, बहरहाल ये बहस तो उस हवाले से हो रही है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली उसको हम किसी जजमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त मेरे ख्याल से ये कहना तो कबल वक्त होगा। लेकिन क्या ये जो तनकीद है या इस जुमरे में अगर लोग देख रहे हैं तो वो दुरुस्त भी है, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद इख्तियार ही नहीं है ना चीफ जस्टिस का, ये तो अब कमेटी को दे दिया गया और कमेटी में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब भी शामिल है। जी, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। अब भी अक्सर तनकीद जो है बेंच फॉर्मेशन के हवाले से वो चीफ जस्टिस साहब पर होती है, लेकिन हमें पता है कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला मामला जो है वो इस हद तक तो खत्म हो चुका है। एक कमेटी है और कमेटी जो है वो बेंच फॉर्म करती है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ जिस तनाजुर में इस वक्त इसको लिया जा रहा है वो यही है कि अगर कोई मामला होता है, जैसे ये रिजर्व सीट्स वाला मामला, मतलब सियासी मामला अगर होता है, कोई भी ऐसा मामला जहाँ पे फुल कोर्ट बनाने की जरूरत हो, तो फिर तनासुब क्या होगा और मेजॉरिटी कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक आर्गुमेंट है, लेकिन एज ए सेड इस पे तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। ये तो खबरें चल रही हैं और आप कह रही हैं कि ये तनकीद क्या दुरुस्त है, ये तनकीद जो है ये एक अरसे से होती हुई आ रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अब एक कमेटी जिम्मेदार है और कमेटी मेजॉरिटी से। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, आपको याद होगा उस वक्त मैं ये कह रहा था कि 3 जजेस क्यों हैं, अगर ये हो 5 से ज्यादा और 5 या 7 क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इस डिबेट को अगर आपने खत्म करना है तो जितनी बड़ी कमेटी होगी उतनी ज्यादा उस पे उतनी ज्यादा उसकी न्यूट्रलिटी जो है होगी और उस पर ज्यादा कोई बात नहीं करेगा फिर। तो ये मेरे ख्याल से एक तो फर्क होना चाहिए था